नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज जो संडे स्पेशल में आपके लिए जो 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपीएससी दरोगा के लिए होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला है, ढूढ़ाड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ढूढ़ाड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत? तो इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, जो उपभाषा और बोली के एक लेक्चर के में। तो इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा कि ढूढ़ाड़ी बोली किस में आती है? जो राजस्थानी हिंदी होती है। लेकिन ढूढ़ाड़ी बोली जो होती है तो उपभाषा के अंतर्गत आती है, लेकिन ढूढ़ाड़ी बोली किसको बोलते हैं? तो देखिए, जो आपका राजस्थानी हिंदी होता है, इसमें 4 बोलियां होती हैं, जिसमें आपको एक पूर्वी को बोलते हैं जयपुरी, जयपुरी बोलते हैं। उसके बाद आपका जो पूर्वी होता है उसको बोलते हैं मारवाड़ी, मारवाड़ी बोलते हैं। और जो आपका दक्षिण होता है आपको बोलते हैं मालवी, मालवी, मालवी। फिर इसके बाद मेवाती। ये जो 4 बोलियां हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो जो जयपुरी होती है, जो पूर्वी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी बोली होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ढूढ़ाड़ी बोली बोलते हैं। तो जयपुरी हो या ढूढ़ाड़ी एक ही बात है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि निम्न में से सजाती स्वर कौन है? तो देखिए, जो स्वर होते हैं इसमें 2 तरीके, एक सजाती होते हैं और एक विजाती। तो सजाती जो समान जाति से बने हों, समान जाति मतलब एक ही जैसे, जैसे समान जाति का तात्पर्य क्या है? जैसे जैसे अ धन अ मिलके क्या बनता है? आ। तो यानी समान जाति, ये भी अ है, ये भी अ है, तो ये समान जाति से बना। उसी तरह ई और ई मिलकर बना है तो बड़ी ई बनता है। उसी तरह ऊ और ऊ मिलकर बनता है तो बड़ा ऊ बनता है। यानी कि ये जो है ये समान जाति से जो बनते हैं उनको सजाती करते हैं, और जो असमान से बनते हैं उन्हें विजाती कहते हैं। तो इसमें जैसे आपका आ तो सजाती में आएगा, लेकिन ए नहीं आएगा, ए विजाती में आएगा। क्योंकि ए का जो जो संयुक्त होता है, जो संयुक्त स्वर होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। अ धन ई बराबर ए होता है, अ धन ई बराबर ए। तो ये तो अलग स्वर हो गया, ये अलग स्वर हो गया, तो ये कहाँ का ये सजाती हुआ? ये एक विजाती स्वर हो गया। तो पहला तो है नहीं। उसी प्रकार ओ होता है, ओ जो होता है अ धन ऊ होता है, ये भी विजाती है, वो तो ये भी होगा नहीं। आपका देखिए, बड़ी और बड़ा ऊ, अभी हम लोगों ने बात किया कि जो समान छोटी छोटी से बड़ी होता है, या तो बड़ी बड़ी से भी बड़ी भी होता है, यानी जो समान जात के स्वर से बने हों। तो आपका आंसर सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, तीसरा आपका है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन? देखिए, ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में मुख पर अगर हाथ रख के बोलिए, उसमें गर्म हवा आप महसूस करेंगे। जैसे यर लव, इसमें नहीं आपका क ख ग घ ज प, ये भी नहीं। छ त्र श्र छ श्र त्र ज्ञ। और देखिए स स स स ह, ये देखिए गर्म हवा निकल रहा कि नहीं? तो आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऊष्म व्यंजन। अच्छा, और जो 3 जो दिए गए हैं वो कौन से व्यंजन हैं? जैसे जी जो पहला देखते हैं य र ल हो, इसके बारे में तो बहुत बार जिक्र हो चुका है, ये अंतस्थ व्यंजन है, 4 ही होते हैं ये। और जो ये संयुक्त व्यंजन है, ये 4 होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। और ये आपके क ख ग ज फ, ये क्या नुक्ता वाले हैं, जो नवीन आगत बोलते हैं, नवीन आगत व्यंजन। ठीक है, जिसको सितारे शिव प्रसाद जी ने ये नुक्ता लगाने की प्रथा प्रचलित की थी। तो ये नुक्ता वाले हैं, इसको याद करिएगा। नवीन आगत व्यंजन होते हैं, उनको ये बोलते हैं नुक्ता वाले। ठीक है, ये वो हो जाएंगे। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 है
4 आपकी राधा के माता पिता उसके साथ रहते हैं। इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? जो माता पिता दिया हुआ है तो इसमें किस प्रकार का जो चिन्ह दिया हुआ किसका? अल्प विराम, संयोजक चिन्ह, पूर्ण विराम या पाद चिन्ह। तो देखिए जब अल्प विराम की बात होती है तो देखिए इस तरह से इसको बोलते हैं अल्प विराम, नहीं सॉरी मिस्टेक है। देखिए अल्प विराम होता है जो ऐसे ऐसे होगा, एक अल्प विराम होगा, ये इसको बोलते हैं अर्ध विराम। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको माफ़ी चाहते हैं। तो इसको ये हो जाएगा आपका अल्प विराम। ऐसे होगा जो संयोजक चिन्ह होता है जिसमें आपको कोई भी, चाहे वो एक विपरीत शब्द बोलते हों, चाहे जैसे माता पिता तो विपरीत नहीं, लेकिन माता पिता का एक सिमिलर वर्ड होता है असुख दुख, तो ये संयोजक चिन्ह, इसको निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये बी वाला आंसर तो हमारा सही हो जाएगा, लेकिन और भी ऑप्शन पर हम लोग बात करते हैं। पूर्ण विराम यानी कि इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, जिसके पूर्ण विराम ये हो जाएगा। पाद चिन्ह, पाद मतलब जिसको आप जैसे ऐसे नीचे की तरफ, पाद मतलब पैर जैसा नीचे की तरफ जो अंडरलाइन करते हैं उसको पाद चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 5 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा के भेद में हम लोगों ने आप पढ़ा था, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। बताया था आप लोग को कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। तो उसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या है? जैसे हिमालय, हिमालय किसी पर्वत का नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा किसी नदी का नाम है, तो ये भी किसी पार्टिकुलर विशेष स्थान व्यक्ति के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो राहुल किसी का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक है। लेकिन पहाड़, पहाड़ तो बहुत सारे हैं, हिमालय भी पहाड़ है, एक पर्वत है। तो पहाड़ तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो इसलिए आपका डी वाला आंसर गलत हो जाएगा, यानी आंसर सी डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, देखिए 6 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हमने 3 तरीका बताया था कि एक सर्वनाम के हिसाब से हम लोग पहचान सकते हैं, एक क्रिया के माध्यम से हम लोग पहचान सकते हैं, और एक विशेषण के माध्यम से हम लोग पहचान सकते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे नदी, नदी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? इसमें देखिए नदी बहती है, नदी बहता है या बहती है? बहती है, तो ये तो स्त्रीलिंग है। देखिए हानि, जैसे मुझे 100 रुपये की हानि हुई, मुझे देखिए अच्छी देखिए क्रिया में हानि होती है, होता है या होती है? हानि होता है या होती है? आपका होता है, हानि होता है, तो ये भी नहीं होगा। तिथि, तिथि जो होगी ये भी एक स्त्रीलिंग है, तिथि एक भी स्त्रीलिंग। लेकिन दही, अच्छी दही होता है या अच्छा दही होता है? अच्छी दही नहीं, अच्छा दही होता है। तो दही आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर है कि निम्न में से कौन से शब्द के बहुवचन सही नहीं है? तो जो ये शब्द दिए गए हैं 4 ऑप्शन के, इसमें आपको बताना है कि इसमें जो बहुवचन दिए है उसमें कौन सा सही है, यानी कि इसमें से जो 3 होंगे वो गलत होंगे, सही को हमें पहचानना है। तो पहला दिया है अनेकों, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, तो ये तो गलत है। लेखिकाएं, लेखिकाएं होता है कि लेखिकाओं होता है? तो लेखिकाएं, इस पर बाद में बात करेंगे हम लोग। कथाएं होता है कि या कथाओं होता है? कथाएं नहीं होता, कथाओं होता है। बहनें होती हैं या बहनों होती हैं? बहनों होती हैं, ये भी नहीं, यानी लेखिकाएं आपका सही है, लेखक की लेखिकाएं। ठीक है, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर, जो आया सो जाएगा, निम्न वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो सर्वनाम के बारे में भी हमने जिक्र किया था
कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या सर्वनाम के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये किस चीज़ को, जैसे निश्चयवाचक, तो ये निकट या दूर की वस्तु को दर्शाता है, जैसे यह, ये, वह, वे, ये निश्चयवाचक। संबंधवाचक, इसमें देखिए जो आया सो जाएगा, यानी एक दूसरे को जोड़ रहा है, यानी संबंधवाचक, यानी आंसर आपका तो बी सही हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, कौन, क्या। और निजवाचक, जो स्वयं या खुद की बात कर रहा हो, जिसमें अपने आप या स्वयं की बात कर रहा हो, वो एक निजवाचक सर्वनाम होता है। तो हम लोगों ने बी आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। तो आगे है 9 नंबर। 9 है कि गीत गाया गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य। वाच्य के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इस वाक्य में पूछा कौन सा वाक्य। देखिए गीत गाया गया, तो देखिए गीत गाया गया किसकी, गीत गाया गया कोई माध्यम है, यानी गीत किसी के द्वारा गाया गया है। तो जब किसी के द्वारा इसे, या इसमें किस तरह का वाच्य है, कर्मवाच्य, यानी कि कर्म की प्रधानता को बता रहा है। तो जिसमें कर्म की प्रधानता को बताया तो वो क्या है, कर्मवाच्य, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर कि हिंदी के व्याकरण में भविष्य काल के भेद हैं। तो देखिए जो हिंदी व्याकरण में जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल 3 होते हैं। तो इसमें जो वर्तमान काल होता है उसके कितने भेद होते हैं, 5। और जो भूतकाल होता है उसके कितने भेद होते हैं, 6। और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3। तो जो भेद जो होते हैं उसको याद कर लेते हैं। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है संभाव्य वर्तमान काल, और तीसरा होता है हेतु मद भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल, ये तीनों प्रकार हैं भविष्य काल के। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है वीरभस रस का स्थायी भाव होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से नहीं, जो विस्मय और आश्चर्य, जो अद्भुत रस होता है उसका यह अस्थायी भाव है। जो अद्भुत 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 जो होता है उसका ये होता है। अनुराग या भगवत विषयक रीते के होता है भक्ति का, ये किसका होता है, भक्ति का। और ये आपका निर्वेद और सम होता है शांत रस का। और ये जुगुप्सा और घृणा ये है वीरभस रस का। यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद मतलब होता है कि जो 4 चरण होते हैं तो उसमें जो आपके पहला और पहले या दूसरे का सम होगा, पहले और तीसरे का सम होगा, दूसरा और चौथे, पहले और तीसरे का विषम होगा, दूसरे और चौथे का सम होगा, यानी अर्ध सममात्रिक मतलब आधा सम आधा विषम। तो इसमें जो हमें छंद देखने को मिलता है तो इसमें कौन कौन से, जैसे दोहा, रोला, सोरठा। तो इसमें आपको जैसे दोहा है और सोरठा ये किस में आते हैं, अर्ध सम मात्रिक छंद में। ये आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आगे है चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। तो जैसे चतुर्भुज में जैसे 4 भुजाएं हैं जिनकी, अगर यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता तो बहुब्रीहि समास पर आप जाते, लेकिन वो दिया नहीं है। तो आइए सब पे बात कर लेते हैं। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख। इसमें आता है लाभालाभ, लाभ अलाभ, देवासुर, देव और असुर। तो इस प्रकार का और विभक्ति इसमें होती है। तो अव्ययी भाव समास जिसमें अव्यय का प्रयोग किया, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। तत्पुरुष समास
जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। इसमें इसके जो प्रकार होते हैं, इसमें कारक का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। और द्विगु समास, द्विगु समास वो होते हैं जिसमें पहला क्या होता है, पहला जो शब्द होगा यानी संख्यावाचक, जो वाक्य होगा संख्यावाचक से शुरू होगा, संख्या का होगा। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिनकी, तो चार एक क्या है, एक नंबर है यानी संख्या है, तो ये किस में आ जाएगा, डी आंसर आ रही है आपका डी। अगर द्विगु नहीं होता तो किसके साथ जाते हैं, बहुब्रीहि समास, क्योंकि चतुर्भुज वो होते हैं जिनकी चार भुजाएं होती है, विष्णु जी, विष्णु के अवतार हैं जो वो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से स्वागत किस संधि का उदाहरण है, यड़ संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि या व्यंजन संधि। तो देखिए ये तो यड़ संधि और या संधि ये तो स्वर संधि के उदाहरण है ये दोनों। तो लेकिन स्वागत का संधि विच्छेद करिए तो सुधन आगत, सुधन आगत, तो इसमें उ धन अ, इसमें न तो यड़ में मिलेगा देखने को आपको, न तो अयाद में, न तो विसर्ग में, तो मिलेगा किसमें, आपका डी आंसर यानी व्यंजन संधि है। ठीक है। 15 नंबर है कि किस कवि ने कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था, यानी कि जो उनकी भाषा है कबीर दास की, उनकी भाषा को क्या कह दिया था उन्होंने कि इनकी जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी की जैसी है। तो किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या श्याम सुंदर दास, या निर्मल वर्मा ने। तो ये तो पंचमेल खिचड़ी का तो श्याम सुंदर दास जी ने किया, आंसर सी हो जाएगा। लेकिन और जो विद्वान कवि हैं तो वो इनको क्या क्या नाम दिए, किसी ने इनको कहा सदुकड़ी भाषा, सदुकड़ी भाषा इनको कहने वाले कौन थे, रामचंद्र शुक्ल, कि कबीर दास की जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है। और बाड़ी का डिक्टेटर, बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा था, बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और निर्मल वर्मा जी ने कुछ नहीं कहा था इनको। तो 3 ऑप्शन के साथ हम लोग, तो हमारा तो आंसर सी हो जाएगा कि श्याम सुंदर दास जी ने इनको पंचमेल खिचड़ी कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है, अंधेर नगरी भारत दुर्दशा किनकी प्रमुख कृतियां हैं, मैथिली शरण गुप्त की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियों में माना जाता है, जो बार बार ये हर एक जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है कि अंधेर नगरी या भारत की दुर्दशा किनकी कृति है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है। और जो ये तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। लेकिन मैथिली शरण गुप्त की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि इनकी क्या है। इनको तो पहली बात कि ये दादा के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि भी कहा था, राष्ट्र कवि भी कहा था। तो इनकी 2-3 कृतियां हैं, इनको जान लेते हैं। पहला है भारत भारती, भारत भारती, फिर उसके बाद है सांकेत, सांकेत, फिर पंचवटी, पंचवटी, ये सब किनकी है, मैथिली शरण गुप्त की है, ये इनकी रचना है। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद की कृतियों के बारे में जान लेते हैं कि कामायनी, झरना, आंसू, इनकी कृति क्या है, कामायनी, झरना, आंसू, ये सब किनकी, इनकी कृतियाँ। फिर रामधारी सिंह दिनकर तो आप लोग जानते ही हैं, इनको उर्वशी 1972 में, उर्वशी के लिए 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। 17 है कि हिंदी विकास का सही क्रम है। तो हिंदी विकास का सही क्रम कौन सा है, तो इसमें से आप देखिए संस्कृत, प्राकृति, अपभ्रंश, अवहट या हिंदी, प्राकृति, अपभ्रंश, संस्कृत, अवहट या हिंदी,
संस्कृत अपभ्रंश प्राकृतिक अवहट या हिंदी संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश या अवहट। तो जिसमें पहले तो आप जानते हैं कि पहले हिंदी के जननी संस्कृत को बोला जाता है, तो संस्कृत से शुरू होने वाला है। तो दो संस्कृत के बाद दो है, तो यानी कि दो ऑप्शन तो कट हो गए, अब बचे ए और सी। तो संस्कृत के बाद प्राकृतिक होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गया, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश अवहट और हिंदी, ये हिंदी विकास का सही क्रम है। इस क्रम में भी हिंदी का विकास हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का सही क्रम है। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा तो हिंदी बोली जाती है, तो पहला तो हिंदी होगा कि हिंदी ही बोली जाती है। तो हिंदी के बाद क्या होता है, तमिल होता है या तेलुगु होता है? तेलुगु नहीं होता, न तो तमिल होता है न तो तेलुगु होता है, बांग्ला होता है। यानी कि आंसर बी सही हो जाएगा आपका, कि हिंदी के बाद बांग्ला, फिर मराठी, फिर तमिल, फिर तेलुगु, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, ये क्रम है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे आपका है कि 19 नंबर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद के प्रकार हैं। तो जो रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद हैं इसके, इसमें आपको रूढ़ शब्द बोलते हैं, रूढ़ शब्द जिसका खंड न किया जा सके। फिर योग रूढ़ होता है, जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। फिर उसके बाद आपका यौगिक शब्द होता है, जो संधि का उदाहरण होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधनालय, विद्यालय हुआ, आपका विद्यार्थी हुआ, इस प्रकार का यौगिक शब्द हो जाएंगे। और योग रूढ़ बहुब्रीहि समास के पीताम्बर, गजानंद, उसके बाद आपका चतुर्भुज, तिरंगा, ये सब। रूढ़ शब्द जिसका खंड न किया जा सके, जैसे आज, जैसे राम, कोई नाम हो जाए जिसका खंड नहीं कर सकते आप। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? देखिए, उपसर्ग से तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसमें जो उसकी संख्याओं पर आधारित होता है, इसको लोग याद करना भूल जाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें देखिए, संस्कृत के जो उपसर्ग हैं ये तो 22 है, आंसर बी हो जाएगा कि 22 होगा। लेकिन संस्कृत के अलावा हिंदी के और तीसरा आता है उर्दू और फारसी, ये 3 पूछे जाते हैं। तो संस्कृत में होते हैं 22, हिंदी में जो उपसर्गों की संख्या होती है 10, और उसके बाद उर्दू और फारसी में होते हैं 19। तो ये याद रखना है आपको। और 21वां है क्वेश्चन, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय में हमने 2 बताया था कि प्रत्यय में 2 भेद होते हैं। एक कृत्य प्रत्यय बोलते हैं, जो क्रिया या मूल धातु में जुड़कर उसके परिवर्तन होता है, कृत प्रत्यय बोलते हैं। दूसरा तद्धित प्रत्यय बोलते हैं, जिसके संज्ञा स्वरनाम के विशेषण के माध्यम से प्रत्यय में बदलते हैं। तो आंसर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आपका 22वां नंबर, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो देखिए, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। यानी पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, मोहम्मद इकबाल ने क्या कहा था? तो इसके बारे में हम लोग भी थोड़ा बात कर लेते हैं। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ठीक है। और फिर प्रताप नारायण मिश्र ने क्या कहा था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने कहा था। यह खड़ी बोली को किस उपभाषा के नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली को किस उपभाषा के नाम से जाना जाता है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कौरवी या बांग्ला? ये आपका कौन सा हो जाएगा? सी,
यानी कि कौरवी को खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली या कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आपका जितने भी है, जैसे वो ब्रज भाषा, बुंदेली, बांगरू को हरियाणवी भी बोलते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। देवनागरी लिपि विकास का सही क्रम है, यानी जो हमारी जो हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि है, जिसका जो उत्पत्ति हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो पहली बात कि ब्राह्मी लिपि से हम लोग उत्पन्न हुए हैं, मतलब हिंदी का जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुआ है। तो गुप्त लिपि का तो कोई जिक्र नहीं है ना, नगर लिपि का, यानी ब्राह्मी लिपि का 2 दिया है आंसर। तो ब्राह्मी लिपि जो इसको याद करने का देखिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि ब्राह्मण को गुप्त रखो। ब्राह्मण को गुप्त रखना है और नगर में देवताओं को बुलाना है। नगर में जैसे ब्राह्मण को गुप्त रखेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, नगर में किनको बुलाना पड़ेगा? जब ब्राह्मण का एक जरिया है पूजा पाठ करने का, जब उनको आप गुप्त रख लेंगे तो उसको नगर में बुलाने के लिए देवी देवताओं को पूजा करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको याद करने का सिंपल वे है कि ब्राह्मण को गुप्त रखना है और नगर में देवताओं को बुलाना है। तो देखिए ब्राह्मण लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि, ये इसका सही क्रम, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे 25 नंबर। जीव के अनुसार निम्न में से स्वर के भेद नहीं है। जीव के अनुसार निम्न में से स्वर के भेद नहीं है। देखिए अग्र स्वर जो 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य और पश्च। जीव की 3 ही परिस्थितियां होती हैं, तो इसमें संयुक्त स्वर नहीं होता। तो ये आंसर आपका गलत है, यानी आंसर आपका यही सही हो जाएगा, यानी कि टी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हाँ, अगर आपको याद रखना है कि इसमें अग्र स्वर कौन कौन है, तो जैसे ई, 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 ए, ए, ये क्या है आपके? ये अग्र स्वर है। और जो अ है, अ, ये मध्य स्वर है, और उसके बाद जितने भी बचे वो पश्च स्वर हैं। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 26 है। निम्न में से प्रथम कंठोस्त वर्ण है। तो जैसे देखिए ये कंठोस्त वर्ण आया कहाँ से? तो हम लोगों ने जब व्यंजन पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ रहे थे के, टी, एम, डू, यू, डी हो कंठ। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? कंठ के बाद तालु, मूर्धा, उसके बाद दंत, फिर ओष्ठ पढ़े थे कि नहीं? तो उसमें देखिए कंठ में क वर्ग आता है, कंठ में क वर्ग आता है। कंठ धन ओष्ठ में क्या आता है? प वर्ग आता है, प वर्ग आता है। तो इन्हीं दोनों से जो बनेगा वही कंठोस्थ होगा। तो कंठ में और आ आता है, और आ आता है। फिर ओष्ठ में उ और उ, यानी कि दोनों छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों आता है। तो अ धन उ ओ होता है, या अधन उ ओ होता है। तो ये आपका कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए, तो औ तो होगा नहीं, ए नहीं है, आई नहीं है, ओ है, यानी कि बी वाला आंसर आपका कंठोष्ठ। ठीक है, तो प्रथम कंठोष्ठ तो ओ है, तो द्वितीय कौन सा होगा? औ होगा। द्वितीय कौन सा होगा? औ, यानी आंसर ये हो जाएगा। ये प्रथम है आंसर, ये द्वितीय है। तो प्रथम पूछा है तो आंसर बी वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। 27 है। निम्न में से उत्क्षिप व्यंजन कौन सा है? उत्क्षिप व्यंजन 2 होते हैं, उन दोनों को पहचानना है आपको। तो देखिए दो, ये छत्री और अज्ञा है, ये तो आपका संयुक्त स्वर में आएंगे, ये तो है नहीं। क ख ये नुक्ता वाले हैं, नवीनतम आगत जो व्यंजन है वो है, तो ये तो होगा नहीं। पीड़ा न, ये नासिक व्यंजन है जो न नाक से बोले जाते हैं, ये है नहीं।
तड़ और ढ, ड़ और ढ, ये दोनों क्या उच्छिप व्यंजन, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 28 है, यूपीएमपी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? यानी इसको जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग संक्षिप्त रूप में हिंदी में बोलते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखे हैं, तो इसका हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग किए? लोप चिन्ह। लोप होता है, लोप मतलब समाप्ति, जो समाप्त हो गया उसको बोलते हैं लोप। समाप्ति सूचक का ऐसे होता है, देखिए ऐसे करके ऐसे भी होता है, ये समाप्ति के लिए है, फिर उसका फिर ऐसे डॉट डॉट करके होता है, ये लोप का है। लोप मतलब लोप, ये ऐसे अच्छे नहीं, ये वाला तो समाप्ति सूचक का होता है, ये लोप का होता है। फिर लाघव, लाघव चिन्ह वो होता है जिसको संक्षिप्त में लिखा जाता है, यानी आंसर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। लाघव चिन्ह जिसको संक्षिप्त में लिखा गया हो। हंसपाद वो होता है, हंस मतलब होता है हंसपाद, यानी कि इस तरह, हंसपाद मतलब इस तरह जो छूट गया हो उसको हंसपाद, हंस जैसा दिखता है तो इसको हंसपाद कहते हैं, यानी इसको हंसपाद। यह समाप्ति सूचक का ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे से समाप्ति सूचक। हाँ, लोप मतलब होता है छिपा हुआ, यानी डट 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 करके होता है, प्लस प्लस करके होता है, ये ऐसे लोप चिन्ह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 है, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो उसे कहते हैं। देखिए इसका जिक्र हम लोग ने पहले ही किया था कि रचना या बनावट के हिसाब से शब्द भेद कितने होते हैं, तो सार्थक खंड न हो सके उसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, ये है। और जिसमें संधि का हो उसमें यौगिक शब्द जैसे विद्यालय बताए थे, हाँ, सो महर्षि बताए थे, उसके बाद आपका विद्यार्थी बताए थे, तो इस प्रकार का। और फिर योग रूढ़ बहुब्रीहि समास के पीताम्बर, गजानंद, लंबोदर, ये सब क्या है? योग रूढ़ के शब्द है। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जिनके हिसाब से हम लोग दो दो भाषा को, अब दो भाषा कैसे? जैसे रेलगाड़ी, जैसे रेल और गाड़ी, रेल और गाड़ी। तो देखिए रेल क्या है? रेल एक इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द है, और गाड़ी एक हिंदी, यानी दो शब्दों से मिलकर बना, ये दो भाषाओं से मिलकर बना, तो इसको बोलते हैं हम लोग संकर शब्द है। जैसे सील बंद, सील बंद को बोलते हैं ना, सील इंग्लिश वाला हो गया, बंद फारसी भाषा हो गया, तो सील बंद। आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? सी, सी आंसर आपका रूढ़ शब्द। ठीक है, 30 नंबर है, निम्न में से तद्भव शब्द के उदाहरण है। तद्भव शब्द वो होते हैं जिसको हम लोग संस्कृत से उत्पन्न हुए हों, जो मतलब जो संस्कृत से विकार होके हिंदी में प्रयोग किए जाते हो। जैसे जैसे कुकुर, जैसे अब जैसे कुकुर का एक संस्कृत शब्द है, तो इसको अगर आप तद्भव शब्दों में कन्वर्ट करेंगे तो कुत्ता होगा। कौवा, कौवा क्या है? कौवा का काक होता है, संस्कृत में काक होता है। मयूर, मयूर एक संस्कृत शब्द है, मयूर का मोर होता है। आम्र का आम होता है, तो इसमें तद्भव शब्द कौन है? कौवा, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 31 है, निम्न में से तत्सम शब्द के उदाहरण, यानी कि संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो, तो जैसे बच्चा, मेढक, कोकिला, खेत। तो देखिए बच्चा, बच्चा बच्चा एक क्या है? तद्भव शब्द है। मेढक, मेढक एक क्या है? तद्भव, क्योंकि मंडूक होता है। कोकिला मीन्स होता है कोयल, यानी कोकिला एक क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, यानी तत्सम शब्द है, तो आंसर सी हो जाएगा। और खेत का संस्कृत में क्या होता है? क्षेत्र, ये आपको। और बच्चा का वत्स, वत्स होता है संस्कृत, उसका बच्चा होता है। 32 है, 32 नंबर है आपका, निम्न में से सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि किसमें आपका सम, जैसे संगम, समधन, समधन आगम, अगम होता है। समधन अगम संगम होता है। समधन विधान, संविधान होता है। सम इसमें भी है, समधन विधान होता है, संविधान इसमें भी है। फिर समधन, समधन, समधन आकार, ठीक है। फिर परिणाम में
परिधन 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 आम परिणाम। तो इसमें डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी सम उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। देखिए पवन गायक शब्द में कौन सी संधि है? तो जैसे पवन गायक, जैसे व ये जो होते हैं ना, इसमें आप अयादि संधि का प्रयोग होता है, जिसमें स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। गुण संधि में, गुण संधि जो होती है ये स्वर संधि के प्रकार हैं सभी के सब। गुण संधि में वो होते हैं जिनमें ए और ओ का, ए ओ और अर का प्रयोग किया जाता है, ये गुण संधि। दीर्घ संधि में कौन है? जैसे आ हो गया, बड़ी हो गया, बड़ाऊ हो गया, ये सब किस में? आपका दीर्घ में। अब वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में क्या होगा कि अब इसका उत्पन्न अय होगा, अय होगा, अ होगा, अय होगा, अय होगा, अ होगा, ये वृद्धि संधि में आपका प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, अयादि संधि, यानी बी वाला आंसर सही। 34 है, रामायण शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है? व्यंजन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि? तो इसमें आपको रामायण में कौन सी संधि का? अया संधि का नहीं है, इसके बाद विसर्ग संधि का नहीं है, इसके बाद वृद्धि संधि का प्रयोग नहीं है, तो बचा कौन? पहला, यानी व्यंजन संधि का प्रयोग इसमें किया गया है। 35 नंबर है आपका कि निम्न में से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग विषम शब्द की पहचान करें, यानी जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया गया है उसमें एक गलत है जिसको आपको पहचान करनी है। कवि का कवित्री, ये तो ठीक है, पहला आंसर, पहला ठीक है। महान का महती होता है, ये भी ठीक है। विद्वान का विदुषी होता है, ये भी ठीक है। अभिनेता का अभिनेत्री होता है, न कि नेता, ठीक है, अभिनेता का अभिनेत्री होता है, तो ये आंसर गलत है, यानी यही आंसर आपका डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में विशेषण के कितने भेद हैं? हिंदी व्याकरण के विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। ये 4 भेद होते हैं विशेषण के, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण में वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं? तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया था इसका कि वर्तमान काल के कितने? 5, भूतकाल के 6, भविष्य काल के 3, 563 याद रख लीजिए, ये बहुत ही काम देने वाला है। ठीक है, वर्तमान काल के 5, भूतकाल के 6 और भविष्य काल के 3 होते हैं, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 5, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए आदिकाल को वीरगाथा काल किस विद्वान ने कहा था? आदिकाल को वीरगाथा काल किस विद्वान ने कहा था? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और मिश्र बंधु, इनमें आपको बताना है कि जिन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। तो आपका आंसर इसमें से कौन हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, इसके बारे में पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा था। और आदिकाल को तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा था? तो इसको वीर काल कहा था। क्या कहा था? वीर काल, जैसे वीर गाथा है तो वीर काल कहा था, ये आपका इनका। अब मिश्र बंधु, जो आपके मिश्र बंधु जी ने क्या कहा था? तो जो आरंभ आदिकाल को कहा था आरंभिक काल। क्या कहा था? आरंभिक काल कहा था, इन्होंने वीर काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा था, ये ध्यान रखिए। देखिए सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए किस वर्ष में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
तो आप लोग जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब इसको 1984 से अब संपूर्ण साहित्य के लिए देने जाने लगा। तो इसमें आप लोगों को देखना है कि जो सुमित्रानंद पंत को जो मिला था तो किस सन में और किसके लिए मिला था। तो देखिए, इनकी अगर रचना के बारे में पता है तब भी आप पता कर लेंगे इनकी वर्ष कितना है। तो इनकी रचना तो चितंबरा है, तो आंसर तो ए हो जाएगा, ये ठीक है। लेकिन और रचनाएं जिनकी हैं उनके सन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यामा जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा जी, इनकी कृति यामा 1982 में मिला था। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। कितनी नाव में कितनी बार 1978 में आपको अज्ञेय जी को मिला था। ये आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये 40वां है आपके लिए, जो संडे स्पेशल के लिए आपके लिए प्रॉमिस किया गया था, तो ये आपके लिए है। तो महादेव शब्द में कौन सा समास है? महादेव शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या बहुव्रीहि समास? तो महान है जो देव, तो के समान है जो, है जो के समान, इस तरह का अगर आपको कहीं भी दिख जाए अव्यय, तो आपका ये क्या होता है? अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव नहीं, सॉरी, कर्मधारय समास होता है। सॉरी, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कर्मधारय। अव्ययी भाव में तो जिसमें उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है उसमें होता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। तो आज का आपके जो लेक्चर है, आज लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो और इसका आंसर अगर नहीं दे तो फिर हम अगले जो लेक्चर आएगा उसमें आपको ये क्वेश्चन रखेंगे हम। ठीक है, तो अब इसको देना है। चरण कमल बंधो हरिराय, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? पहला है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार और चौथा है श्लेष अलंकार। कमेंट बॉक्स में आपको देना है। वीडियो आपको कैसा लगता है ये ज़रूर आप लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।